जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग जीएस के महाकुंभ की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 500 प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक सीरीज में, प्रत्येक सेट में हम लोग 20 प्रश्नों को हल कर रहे हैं और 20 प्रश्नों के साथ साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास को करने से पहले थोड़ा सा एक बात जानकारी करनी जरूरी है। कल का जो वीडियो था डे 2, उसमें एक प्रश्न जो कि पहला ही प्रश्न था, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं कौन? प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। मैंने आपको समझाया सही था, लेकिन गलती से ऑप्शन नंबर ए पर टिक हो गया था, तो इसलिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राथमिक उपभोक्ता। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्रकाश और वायु से जो भोजन अपना ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी, यानी प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं उनको। और जो माफ़ कीजिएगा, शाकाहारी नहीं, उनको प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। और जो उस प्राथमिक उत्पादक को ग्रहण करते हैं, यानी शाकाहार को जो ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं और वही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न में चलते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहे हैं कि भाई भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? अल्वर ऑल्टो, माइकल ग्रेव्स, एडविन लुटियंस या रेंजो पियानो के द्वारा? तो ध्यान से देखिएगा, ये 20वीं शताब्दी की बात है। एक ब्रिटिश वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। कौन थे भाई? एडविन लुटियंस थे। एडविन लुटियंस के द्वारा ये जो है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। इन्हें अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार जो है परंपरागत शैली को कल्पनापूर्वक अपनाने के लिए याद किया जाता है। इनके द्वारा ही, यानी एडविन लुटियंस के द्वारा ही भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। इनके द्वारा ही हैदराबाद के निजाम के लिए दिल्ली में महल रूप में हैदराबाद हाउस भी बनवाया गया था। किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा ही हैदराबाद हाउस भी बनवाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार कराया गया था। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है किसमें? निम्न में से किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती क्या है, पहले ये बात समझिए। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया वह होती है जिसमें पदार्थ जो होता है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। और दिए गए ऑप्शंस में से जो सोडियम क्लोराइड है, माफ़ कीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसे नौसादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर बोलते हैं। और यह जो है, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। और ऊर्ध्वपातन के और भी जो है कुछ पदार्थ हैं जिसमें गुण पाया जाता है ऊर्ध्वपातन का, जैसे कपूर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेप्थेलीन हो गया। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस दवा का एक हताश रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? हताशा रोधी का तात्पर्य होता है कि मतलब दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस दवा का? तो इसमें एक दवा है ट्रामाडोल। कौन सी दवा है? ट्रामाडोल। ट्रामाडोल जो होता है वो पेन किलर दवा होती है। इसका प्रयोग जो है गंभीर दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। और यह एक मादक एनाल्जेसिक के समान है और शरीर में दर्द की भावना और प्रतिक्रिया को बदलने के लिए मस्तिष्क में ऐसे परिवर्तन करता है जिससे आपको दर्द महसूस ही नहीं होता है या कम महसूस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। कह रहे हैं, गाजर का नारंगी रंग निम्न में से किस एक की वजह से होता है? ध्यान समझिए, गाजर नारंगी रंग का होता है। वो गाजर का नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई? कैरोटीन की वजह से होता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। वो पूछा जाता है भाई सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो आप बताएंगे गाजर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपने बताया रेटिनॉल। क्या होता है भाई? रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपने कहा विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और विटामिन बी6 का राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी12 का साइनोकोबालामीन। इस प्रकार से इन सब ऑप्शंस को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें क्या होता है? तो सांप का जो विष होता है,
सांप का जो विष होता है उस विष में जो है कि ये लार का एक अत्यधिक परिवर्धित रूप होता है जो मुख्यतः प्रोटीन और जो है कि पॉलीपेप्टाइड से निर्मित होता है। इसमें जुटॉक्सिन्स होता है। क्या होता है भाई? जुटॉक्सिन्स होता है। तो आपने का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित होता है जिसमें क्या पाया जाता है भाई? जुटॉक्सिन्स पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारी जल क्या है? यानी भारी जल का ये रासायनिक नाम एक तरीके से पूछ रहे हैं। तो आपने का भारी जल का जो है कि जो समस्थानिक होता है वो होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं D2O। क्या बोलते हैं भाई? D2O बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसमें एक अणु में ऑक्सीजन तथा एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो भारी जल क्या होता है भाई? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। निम्न तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है? गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक या फिर सीजियम? ध्यान समझिएगा, इसमें सबसे ज्यादा आर्सेनिक का। किसका है? आर्सेनिक का। जो आर्सेनिक होता है ना वो आवर्त सारणी में पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व होता है। आर्सेनिक में अधातु के गुण अधिक और धातु के गुण कम विद्यमान होते हैं। इस तत्व को उपधातु की श्रेणी में रखा जाता है। किसको? आर्सेनिक को। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? अच्छा, ये प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा। यह जीबी और टीबी जो होते हैं यह कंप्यूटर के इकाइयों का नाम है, कंप्यूटर स्टोरेज की इकाइयों का नाम है। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे कहते हैं बिट। क्या बोलते हैं भाई? बिट होता है। बिट के बाद जो होता है वो होता है निबल। 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। क्या होता है भाई? 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। क्या होता है? निबल। और इसके बाद 8 बिट के बराबर एक क्या होता है? बाइट होता है। क्या होता है? बाइट होता है। एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर। अब ध्यान समझिएगा, बाइट के बाद सीधे 1024 की गणना शुरू होती है। 1024 बाइट बराबर 1 केबी यानी किलोबाइट। इसके बाद 1024 केबी बराबर 1 एमबी यानी मेगाबाइट। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी यानी गीगाबाइट। अब 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, यानी टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। क्या बोलते हैं इसको? टेराबाइट। क्या बोलते हैं? टेराबाइट। तो 1 जीबी बराबर कितना होता है भाई? 1 जीबी बराबर 1 एमबी बराबर 1 एमबी बराबर कितना होता है भाई? 1024 एमबी। 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। और 1 टीबी बराबर क्या होता है? 1 टीबी बराबर कितना हो जाता है? 1024 जीबी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है? ध्यान से समझिएगा, जो 1 किलोग्राम जो पानी होता है उसको 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ाना है तो आपको 1000 कैलोरी ऊष्मा क्या होगी? कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1000 कैलोरी आवश्यकता। माफ कीजिएगा, गलत ऑप्शन पे टिक हो गया। 1000 ऑप्शन सही होगा। 1000। ठीक है, तो 1000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। जब एक वस्तु का मूल्य बढ़कर 250 रुपया से 290 रुपये हो जाता है और यदि मांग की मात्रा 1050 से 950 हो जाता है तो मांग की चाप लोच का पता लगाएं। ध्यान समझिएगा, ये अर्थशास्त्र का सवाल होता है, इकोनॉमिक्स का सवाल होता है। लोच का एक फार्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। लोच का फार्मूला होता है कि मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे, अब मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या है? 1050 था, अब वो 950 हो गया, तो मांग की मात्रा में परिवर्तन कितना हो गया? 100 बटे मांग की आरंभिक मात्रा प्लस मांग की जो है कि नवीन मात्रा। तो 1050 प्लस 950 कितना हो जाएगा? 2000। तो 100 और बटे 2000 और टोटल के बटे आप कहेंगे कीमत में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? 250 से 290 कितना परिवर्तन हुआ? 40 का परिवर्तन हुआ। 40 और बटे में 40 और बटे में कहते हैं आरंभिक कीमत प्लस नवीन कीमत, यानी 250 प्लस 290। तो आपने कहा 250 290 हो जाएगा 29 25 54 यानी 540। 540 जब हम इसको हल करते हैं तो यह जो है कि डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है। ठीक है, इसका एक जीरो से यहाँ से नीचे से एक जीरो कट जाता है। अब बचता क्या है भाई? 1/2 1/20 ऊपर से, और इसके बाद गुणे 54/4। 54/4 कहें चाहे 27/2 कहें, 27/2। ठीक है, तो 27 बटा के क्या हो गया? 40। क्या हो गया? 27 बटा के 40। तो 27 बटा जो 40 हुआ, अभी 27 बटा 40 को जब हम हल करते हैं, 27 बटा 40 को हल करते हैं तो आता है
0.68। तो यहाँ पे लोच जो होता है वो माइनस में होता है, लोच किस में होता है, माइनस में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -0.68 हो गया। ध्यान समझिएगा, मांग की लोच का फार्मूला होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन और बटे कुल मात्रा, मतलब आरंभिक और चाहे नवीन, कुल मिला के ऐसे ट्रिक से समझ लीजिए। एक ट्रिक बना लीजिए, इस पर ट्रिक से समझ लीजिएगा, इसको ट्रिक समझ लीजिएगा, ऐसे ही समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। ट्रिक ऐसे समझिएगा, आप ये समझ लीजिए मांग की लोच अगर पूछ रहे हैं तो बस कुछ नहीं करना है, जो मात्रा है मात्रा का माइनस बटे मात्रा का प्लस, मात्रा का माइनस 100 और मात्रा का प्लस 2000 बटे मूल्य का माइनस और बटे मूल्य का प्लस, बस मात्रा का माइनस बटे माइनस मात्रा का प्लस और मूल्य का माइनस बटे मूल्य का प्लस, बस इतना सा शॉर्टकट भाषा में समझ लीजिए। इससे आपका जो है मांग की लोच का पता चल जाएगा। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए कि चीनी के लिए संतुलन मूल्य 50 रुपया प्रति किलोग्राम है, संतुलन मूल्य 50 रुपया किलोग्राम है, यदि सरकार ने 70 रुपया प्रति किलोग्राम की न्यूनतम कीमत तय कर दी तो क्या हो जाएगा। तो कह रहा है मांग की गई चीनी की मात्रा सल्तनत कीमत पर मांग की गई चीनी की मात्रा की तुलना में अधिक हो जाएगी। अब ध्यान से समझना भाई, संतुलन मूल्य जो है वो 50 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब सरकार ने इसका मूल्य रख दिया कितना, 70 रुपया प्रति किलोग्राम। न्यूनतम मूल्य का मतलब होता है कि सरकार इतने मूल्य पर आपके जो है कि चीनी को खरीदेगी। तो जब 70 रुपया किलोग्राम प्रति चीनी रख दिया इन्होंने, तो जायज़ सी बात है मांग जो है किसकी बढ़ेगी, 70 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी वाले जो है कि बेचने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही आंसर दे रहे हैं कि मांग की गई चीनी की मात्रा, मांग की गई चीनी की जो मात्रा है संतुलन कीमत पर मांग की गई चीनी की मात्रा की तुलना में अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः क्या होता है। ध्यान समझिएगा, जो हमारा शरीर होता है उस शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ध्यान से देखना है, सब में 37 98.6 37 98.6 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देना है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इधर देखिए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण इसमें जो है कि फार्मूला होता है वो जरा सा कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहते हैं कि भाई डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला क्या होता है। तो बचपन से आप पढ़ रहे हैं सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं किस प्रकार रोगजनक जलजनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण बन जाता है। तो आपने कहा ये एक प्रोटोजोआ जो होता है, क्या होता है, प्रोटोजोआ अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र परजीवी सहजीवी परजीवी होते हैं। इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ का शरीर कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। ये एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय होते हैं। प्रोटोजोआ रोगजनक जलजनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण होता है। प्रोटोजोआ ही किसका कारण होता है, सिस्टोसोमियासिस का कारण होता है, जो कि जल जनित रोग होता है। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। ध्यान समझिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। तो यहाँ पे जो लेह हवाई अड्डा है, जो कि लेह में, लेह लद्दाख इसमें केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो लेह हवाई अड्डा जो होता है वो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। और यह जो है कि उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3256 मीटर ऊंचा है, 3256 मीटर ऊपर है। तो लेह हवाई अड्डा समुद्र तल से 3256 मीटर ऊंचा है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, लेह है। और आपने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जो है कि नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर को तोड़ करके। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो गई थी, लेकिन अब उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों को, दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला करके इन्होंने एक बना दिया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8 और प्रदेशों की संख्या हो गई है 28। कितनी हो गई भाई, 28 हो गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान समझिएगा।
दो देश है, कनाडा और यूएसए। कौन है भाई? कनाडा और यूएसए, दो ऐसे देश हैं जिनकी जो स्थलीय सीमा है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में क्या है? सबसे ज़्यादा है। 8,891 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगती है कनाडा और यूएसए के बीच में। किसमें? कनाडा और यूएसए के बीच में। अब ध्यान से समझिएगा, कनाडा और यूएसए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान समझना। यूएसए जो है, यूएसए का जो राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन। वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस। कौन है भाई? कमला हैरिस, जो कि हमारे भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे प्रश्न पत्र के, हमारे परीक्षा की दृष्टि से कमला हैरिस क्या हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि भारतीय मूल की हैं और वहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं। ये तो हो गई यूएसए की बात। अब कनाडा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो कनाडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा का जो रक्षा मंत्री है, कनाडा के जो रक्षा मंत्री हैं वो है अनीता आनंद। कौन है भाई? अनीता आनंद। अनीता आनंद जो हैं वो भारतीय मूल की हैं और कनाडा में रक्षा मंत्री हैं। चूंकि हमारे भारतीय मूल की हैं इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कनाडा की करेंसी, कनाडा की कैपिटल। कनाडा कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। तो कनाडा ओटावा डॉलर और यूएसए वाशिंगटन डीसी डॉलर। अच्छा, एक बात और यहाँ से जानना जरूरी है, यहाँ से जानना ये जरूरी है कि भाई चलो ठीक है, कनाडा और यूएसए के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा है पूरे विश्व भर में, लेकिन हमारे देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी बनती है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश की। किसके? बांग्लादेश की बनती है। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ बनती है 4,096 किलोमीटर की। किसकी? कितनी? 4,096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ सीमा बनती है। अच्छा, बांग्लादेश की सीमा बनती है तो बताओ बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो आपने कहा ढाका, करेंसी टका। बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है बगदाद किसकी राजधानी है? ध्यान समझिएगा, बगदाद की राजधानी वो हमसे पूछ रहे हैं। तो आपने कहा ऐसा है कि बगदाद की राजधानी आप पूछोगे तो हम बताएंगे इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी क्या है भाई? बगदाद। इराक, बगदाद और करेंसी है दिनार। क्या है भाई? दिनार। इराक की राजधानी बगदाद, करेंसी दिनार। उसी प्रकार से थाईलैंड की है बैंकॉक बेहत। बैंकॉक राजधानी है बैंकॉक, करेंसी है बेहत। तो थाईलैंड, बैंकॉक, बेहत। चीन का राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन या रिनमिनबिंग। रूस का कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। ध्यान समझिएगा, जब भी आपको कैपिटल करेंसी याद करनी हो ना तो दोनों साथ में याद किया करें। अगर एक बार कैपिटल एक बार करेंसी याद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है और याद भी बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप तीनों साथ में याद करते हैं, कौन कौन? कंट्री का नाम, कैपिटल का नाम और करेंसी का नाम। देख रहे हैं ना, ट्रिपल सी बन रहा है, तो ट्रिपल सी याद किया करें। ट्रिपल सी फार्मूला अप्लाई करें। कैसे? इराक बगदाद दिनार, थाईलैंड बैंकॉक बेहत, चीन बीजिंग युआन, रूस मॉस्को रूबल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित एक कब्र है? इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। ध्यान से समझिएगा, जो बीबी थी औरंगजेब की माता। औरंगजेब की माता थी और ये जो आजम शाह थे ये औरंगजेब के बेटे थे। इन्होंने जो है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया है। बीबी का मकबरा जो है कि किसने बनवाया भाई? आजम शाह ने बनवाया है 17वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, औरंगजेब की बेगम थी दिलराज बानो बेगम। कौन? दिलराज बानो बेगम औरंगजेब की बेगम और आजम शाह की माता जी थी। उन्हीं की याद में बीबी का मकबरा बना है। आजम शाह की माता थी बीबी का मकबरा जो है कि दिलराज बानो बेगम और औरंगजेब की पत्नी थी, उन्हीं की याद में बनवाया गया है। यह ताजमहल की एकदम आकृति पर बना हुआ है। ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। औरंगजेब, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो औरंगजेब है इसको जिंदा पीर कहा था। क्या कहा था भाई? जिंदा पीर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। कन्नौज की लड़ाई किस ईस्वी में लड़ी गई थी? तो आपने कहा कन्नौज की लड़ाई सन 1540 में लड़ी गई। कब लड़ी गई थी भाई? 1540 में। इसको बिलग्राम की भी लड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलग्राम की लड़ाई। आपसे चाहे कन्नौज की लड़ाई कह दे चाहे बिलग्राम की लड़ाई कह दे, आपने कहा भाई बात वही है। 1540 में बिलग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। और किससे लड़ी गई थी? हुमायूं से और शेरशाह सूरी से। ध्यान समझिएगा, शेरशाह सूरी जब लड़ाई लड़ा था तो चार तरफ से सेनाओं से घेर के हुमायूं की सेना को मारा था। यही रणनीति बाबर ने अपनाई थी 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में। वही रणनीति शेरशाह सूरी ने उसी के वंशज हुमायूं पे अपनाया और उसको मार भगाता है हुमायूं को 1540 में। वही कहता है बिलग्राम की लड़ाई या फिर कन्नौज की लड़ाई। 1540
1540 में तो हुमायूं भाग जाता है, लेकिन फिर 1555 में रिटर्न आता है और इसका शेर शाह सूरी के वंशजों को हराता है और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। लेकिन एक ही साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कहाँ से कैसे कैसे बड़ा फेमस है ये, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है। फिर उस समय अकबर केवल 13 वर्ष के थे, लेकिन 13 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिर बाद में वो सम्राट अकबर जाने जाते हैं, महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। जावा एक आईटी कंपनी है। तो एक अमेरिकी कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम। कौन? सन माइक्रो सिस्टम। वो इसने जावा को जो है कि क्या डेवलप किया हुआ था। जावा को डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी भाई? सन माइक्रो सिस्टम। ये एक अमेरिकी कंपनी थी जो कंप्यूटर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्विसेज बेचती थी। तो इसने जो है कि बनाया था किसको भाई? जावा को। जावा एक लैंग्वेज होता है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने करी थी? बहुत ध्यान समझिएगा। क्वांटम सिद्धांत होता क्या है? एक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक। कौन थे भाई? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत की स्थापना की थी। आंसर हमारा मैक्स प्लांक हो जाएगा। इसके पीछे की बातों को समझिएगा कि जब ऊर्जा को तब तक अवशोषित या निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसकी न्यूनतम मात्रा ना हो, इसे क्वांटम कहते हैं। क्या? फिर से समझिएगा। ऊर्जा को तब तक अवशोषित नहीं किया जा सकता है या तो फिर निष्कासित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी न्यूनतम मात्रा ना हो, इसे क्वांटम कहते हैं। और इसी को जो है कि क्वांटम सिद्धांत की स्थापना कहते हैं। और वो वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक। इन्होंने इसका क्या दिया था भाई? प्रतिपादन किया था। इसका जो है कि स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के सीरीज के 20 सवाल सफलतापूर्वक हल कर लिए हैं। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो में नेक्स्ट डे में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।